देवरानी जेठानी की कहानी को। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास है, इसकी विधा आपको याद रखनी है, पूछा जाता है। और इसके अलावा ये कब प्रकाशित हुआ था? 1870 ईस्वी में। और किसके द्वारा लिखा गया है? तो पंडित गौरी दत्त शर्मा के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें इससे आपको याद रखनी है। आगे है आभूषण प्रियता, विवाह में फिजूल खर्च, झाड़ फूंक, अलगोजे की समस्या आदि किस उपन्यास की विशेषता हैं? तो जब विशेषताओं की बात आती है तो ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। तो ये कौन सा है? देवरानी जेठानी की कहानी जो उपन्यास है, इसकी ये विशेषताएं हैं। गोदान उपन्यास में वर्णित सेमरी और बेलारी में कितने मील का अंतर है? ये दोनों जो हैं ये स्थानों के नाम है। ठीक है, ये स्थानों के नाम है। बेलारी का रहने वाला था होरी। होरी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। होरी जो पात्र है, मुख्य पात्र, ये किस गांव का रहने वाला था? तो ये बेलारी का रहने वाला था। और सेमरी की अगर बात करें तो इन दोनों में 5 मील का अंतर है। सेमरी की अगर बात करें तो ये शहर है। ठीक है, शहर है, ये ध्यान रखना। इसके कुछ शहरी पात्र और इसके ग्रामीण पात्र आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं। और इसकी प्रकाशन वर्ष की बात करें तो ये होता है 1936 में प्रकाशन, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। आगे है, और एक और क्वेश्चन इससे बहुत पूछा जाता है कि ये किस प्रकार का उपन्यास है? तो यथार्थ उन्मुख आदर्शवादी ये उपन्यास है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। राय साहब के घर पर दशहरे के उत्सव में धनुष यज्ञ नाटक में होरी किसका अभिनय करता है? होरी जो कि मुख्य पात्र है। धनुष यज्ञ नाटक होता है दशहरे के उत्सव पर, किसके घर पर होता है? तो राय साहब के घर पर होता है। सबसे पहले तो ये याद रखना है। और जो होरी है ये जनक के माली का अभिनय करता है। और जनक कौन है? सीता के पिता थे, ये आप जरूर जानते होंगे। बड़े आदमियों की बातें कौन चलाए? वह जो कुछ करें सब ठीक है, उन्हें तो बिरादरी और पंचायत का भी डर नहीं। यह कथन गोदान उपन्यास में किसने किससे कहा है? तो झुनिया कहती है गोबर से। ठीक है, झुनिया कौन है? गोबर की पत्नी है, यानी कि होरी के बेटा बहू हैं ये गोबर और झुनिया। और झुनिया अपने पति से कहते कि बड़े आदमियों की बातें कौन चलाए, वह जो कुछ करें सब ठीक है, उन्हें तो कोई रोकने टोकने वाला कोई भी है नहीं। हमें नहीं रहना है बिरादरी में, बिरादरी में रहकर हमारी मुकुत ना हो जाएगी। अब भी अपने पसीने की खाते हैं, तब भी अपने पसीने की खाएंगे। गोदान उपन्यास में ये कथन किसका है? तो हमें नहीं रहना है बिरादरी में, बिरादरी में रहकर हमारी मुकुत ना हो जाएगी, ये कौन कहता है? धनिया कहती है। ठीक है, धनिया कहती है कि हम मजदूर लोग हैं और हम अपने मजदूरी करते हैं और तब हम 2 वक्त की रोटी खाते हैं। ठीक है, तो बिरादरी में हमें नहीं रहना और बिरादरी से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये धनिया कहती है। ठीक है, कौन सा उपन्यास है जो 41 प्रकरणों में विभक्त है? तो 41 प्रकरणों में विभक्त है परीक्षा गुरु। अगर उपन्यासों के आपको एमसीक्यू देखने हैं, किसी भी टॉपिक के एमसीक्यू देखने हैं, तो उसकी क्लास हमारी 12 बजे चलती है। उपन्यास सारी गद्य विधाएं मैं उसमें करवा चुकी हूँ। कल की जो भाषा विज्ञान की क्लास भी मैं करवा चुकी हूँ। और आज हमारी जो क्लास होगी वो हिंदी साहित्य यानी कि यूनिट 2 से संबंधित रहेगी, जो कि बाकी सभी परीक्षाओं के लिए और यूजीसी नेट के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो 12 बजे अगर आप फ्री रहते हैं तो ज़रूर उस क्लास से लाइव जुड़ें, अदरवाइज रिकॉर्ड जरूर देखें। शेखर एक जीवनी उपन्यास किस शैली में लिखा हुआ है? तो शेखर एक जीवनी उपन्यास है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? सबसे पहले तो ये याद रखिए, अग्गे के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अग्गे ने लिखा था। कब आया था ये? 1940-41। ठीक है, इसका जो समय दोनों ही आता है। पूर्व दीप्ति शैली या फ्लैशबैक पद्धति पर ये लिखा गया है। ठीक है, शेखर एक जीवनी उपन्यास है, ये पूर्व दीप्ति शैली या फ्लैशबैक पद्धति पर लिखा गया है। पूर्व दीप्ति शैली का अर्थ होता है कि जैसे कि मान लीजिए आज हम वर्तमान में हैं और अपने पुराने जमाने की या बचपन की कोई बहुत सारी बातें याद करके उनको लिख देना। ठीक है, उन्हें उपन्यास, निबंध, कहानी का रूप दे देना, तो वो होता है पूर्व दीप्ति शैली या फ्लैशबैक पद्धति। शेखर एक जीवनी उपन्यास को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो प्रकाशमान पुच्छल तारा के नाम से जाना जाता है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास की कथा कहाँ से ली गई है? तो ये 7वीं सदी के हर्षवर्धन काल से बाणभट्ट की आत्मकथा ली गई है। और ये कब प्रकाशित हुआ था? 1946 ईस्वी में आया था, ये ध्यान रखना। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास को भौगोलिक मात्राओं के आधार पर किसने बांटा है? तो रमेश कुंतल मेघ ने बांटा है 5 चरणों में। ठीक है, ये 5 चरणों में ही हमें पढ़ना होता है। आगे है जातिवाद, अवसरवादी राजनीति, मठों और आश्रमों का पाखंड किस उपन्यास में दर्शाया गया है? तो ये सारी जो भी बुराइयां आपको देखने को मिल रही हैं, ये है मेला आंचल में, जो कि 1954 में प्रकाशित हुआ था और फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। आगे है भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मेला सा आंचल। ये किस कविता की पंक्ति है जिसका जिक्र मेला आंचल में किया गया है?
तो ये पंत की कविता है भारत माता, ठीक है, पंत की कविता भारत माता माता है, जिसका जिक्र किया गया है मेला आंचल के अंदर, ये ध्यान रखना। झूठा सच उपन्यास में यशपाल ने कब से कब तक का उतार चढ़ाव दिखाया है? तो झूठा सच उपन्यास आप जानते हैं देश विभाजन पर आधारित है और इसमें सन 1942 से 1957 ईस्वी तक का वर्णन है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना 2 भागों में प्रकाशित हुआ था, ठीक है, 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। देश का भविष्य, वतन और देश, और दूसरा है देश का भविष्य, जो कि एक तो प्रकाशित हुआ था 1958 ईस्वी और दूसरा हुआ था 1960 ईस्वी, है ना, ये याद रखना। और इसमें लेकिन जो कहानी है ना वो दी गई है 1942 से लेकर के 1957 ईस्वी तक। 1958 में ही प्रकाशित हुआ था, पहला भाग इसका आया था। मानस का हंस उपन्यास की कथा कितने अंकों में विभाजित है? तो ये 31 अंकों में विभाजित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका आरंभ मुगलों द्वारा की जा रही लूटपाट से होता है। जितनी भी गद्य बताए हैं उनकी शुरुआत कहाँ से होती है उपन्यास कहानियों की? तो वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मानस का हंस उपन्यास कब से कब तक लिखा गया था? अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा गया है, जो कि 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ठीक है, 1972 में प्रकाशित हो चुका था और 4 जून 1971 से इसे लिखना शुरू किया था और 23 मार्च 1972 रामनवमी उस दिन थी, है ना, रामनवमी के दिन इसको पूरा किया गया था। किस उपन्यास का आरंभ नत्थू चमार द्वारा सुअर मारने की घटना से होता है? तो ये तमस उपन्यास है, जो कि 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, भीष्म साहनी जी के द्वारा लिखा गया है। और इसका जो आरंभ है ना वो नत्थू चमार क्या होता है, सुअर को मार देता है और मार करके क्या करता है, जो मस्जिद की सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर फेंक देता है। और उसे काम करने के लिए कौन कहता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आगे, कौन से उपन्यास में स्वतंत्र भारत की ईमानदारी, नैतिकता, न्याय और शिक्षा व्यवस्था की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई हैं? तो यह है राग दरबारी, जो कि श्री लाल शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है, 1968 में ये प्रकाशित हुआ था। एक तो ये याद रखना है। और 1969 में राग दरबारी उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल जी को क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। रुपन, वैद्य जी, रंगनाथ, जोगनाथ, शनिचर, बेला, ये सभी किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ये राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं। आगे है जिंदगी नामा उपन्यास में किस गांव का वर्णन किया गया है? तो ये डेरा जट्टा गांव का वर्णन किया गया है, जो कि पंजाब का एक गांव है। और जिंदगी नामा किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये कृष्णा सोबती जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया। और कब प्रकाशित हुआ था? 1979 ईस्वी में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहीं से संबंधित है। जिंदगी नामा उपन्यास के लिए कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी कब मिला था? 1979 में प्रकाशित हुआ था और 1 साल बाद 1980 में इस पर क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आगे है, कहाँ तो घास खोद रहा हूँ, इसी को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। पर साल यानी कि पिछले साल एमए किया था, इस साल से रिसर्च शुरू की है। तो ये रंगनाथ का ड्राइवर से ये कथन है, ठीक है। ये कौन किससे कहता है? तो रंगनाथ कहता है, किससे? ड्राइवर से कहता है। साहनी, काशी शाह, बिंद्रादेई, गुरदास, चन्नामल, निक्का, संतो, बसंतो आदि पात्र किस उपन्यास के हैं? तो ये हैं जिंदगी नामा उपन्यास के पात्र हैं। पात्रों को भी याद रखना, पात्रों से प्रश्न आपके 100% 2-3 पूछे ही जाते हैं। मन्नू भंडारी द्वारा रचित आपका बंटी किस प्रकार का उपन्यास है और कितने भागों में विभक्त है? तो मन्नू भंडारी के द्वारा जो आपका बंटी लिखा गया है ये 1970 में प्रकाशित हुआ था, ये ध्यान रखना। मनोवैज्ञानिक उपन्यास है और 16 भागों में प्रकाशित हुआ था। मुझे किसी और स्कूल में कोशिश नहीं करनी, उसे हॉस्टल ही भेजना है। यहाँ घर में रखने के लिए मैं उसे नहीं लाया हूँ। ये कथन आपका बंटी उपन्यास में किसका है? आपका बंटी उपन्यास अगर आप यूजीसी नेट देने जा रहे हो तो आपने 100% अब तक पढ़ लिया होगा और उसमें आप जानते होंगे कि अजय कौन है और मीरा कौन है, ठीक है। तो बंटी के पिता थे अजय और मीरा उनकी दूसरी पत्नी थी, यानी कि उसकी सौतेली माँ थी। और उसकी माँ जो थी उसने कहीं और विवाह कर लिया था। तो अजय मीरा से कहता है। आगे है धरती धन्ना अपना, ये किसके द्वारा रचित उपन्यास है? धरती धन्ना अपना जगदीश चंद्र के द्वारा लिखा गया है, जो कि 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मानस का हंस और धरती धन्ना अपना दोनों एक ही साल में प्रकाशित हुए थे। मैं तो जमीन के इस टुकड़े को भी जायदाद नहीं समझता, मैं तो सिर्फ मलबे का मालिक हूँ, ये कथन किसका है? तो ये काली का चौधरी से ये कथन है, ठीक है। काली किससे कहता है? चौधरी से ये कथन कहता है। और ये किस उपन्यास से लिया गया है? मैं तो जमीन के इस टुकड़े को भी जायदाद नहीं समझता, मैं तो सिर्फ मलबे का मालिक हूँ, है ना। ये कथन कहाँ से लिया गया है, किस उपन्यास से लिया गया है? बताइए, फटाफट से कमेंट करिए, अभी कमेंट करिए, ठीक है। जब आप देख रहे हो तभी आपको कमेंट कर देना है। बंटी को किसके द्वारा पता चलता है कि उसके माता और पिता का तलाक हो चुका है? तो बंटी को पता चलता है अपने दोस्त टीटू के द्वारा, ठीक है।
अपने दोस्त टीटू के द्वारा उनको ये पता चलता है। अब हमें बिछुड़ जाना है अपनी धरती से, अपनी माँ से, माँ की माँ से और हम सबकी माँ से। इसके दूध भरी छातियों से अब दूध नहीं खून टपकता है। ये पंक्तियाँ किस उपन्यास में वर्णित हैं? तो ये जिंदगी नामा उपन्यास में वर्णित हैं, जिंदगी नामा से ली गई हैं। ठीक है, पंक्तियाँ याद रखना। आगे, कम्युनिज्म में सिर्फ उन्हीं लोगों को रोटी मिलती है जिनके हाथों में छाले पड़े हों। ये पंक्तियाँ किस उपन्यास में वर्णित है? तो ये झूठा सच उपन्यास में वर्णित है, जो कि यशपाल जी के द्वारा लिखा गया है। आगे, डॉक्टर प्रशांत, विश्वनाथ प्रसाद, कालीचरण, लक्ष्मी, प्यारू आदि किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ये मेला आंचल उपन्यास के सभी पात्र हैं। आगे है, रांगे राघव का कौन सा उपन्यास है जो कर्नाट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित है? तो रांगे राघव का उपन्यास है कब तक पुकारूं, जो कि 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। फांस उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये है संजीव। अलग से भी कुछ क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर रख दिए हैं। तर्पण और त्रिशूल नामक उपन्यास किसके हैं? तो ये सिम मूर्ति के द्वारा लिखे गए हैं। चौखट उपन्यास किसने लिखा है? तो द्रोणवीर कोहली के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है चौगाने हस्ती, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया यहाँ पर क्वेश्चन। चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा है? तो आप जानते हैं जो मुंशी प्रेमचंद से थे वो पहले नवाब राय नाम से उर्दू में लिखा करते थे, लेकिन 1908 ईस्वी में 1908 ईस्वी में इनका क्या हुआ था, जो सोजे वतन आया था, है ना, सोजे वतन, ये कहानियां थी इसमें कुछ। और सोजे वतन को क्या कर लिया गया था? जब्त कर लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और उसकी जो प्रतियां थी उनको जला दिया गया था, है ना, ये ध्यान रखना। और इसके बाद क्या किया, मुंशी प्रेमचंद पर लिखने पर भी बैन लगा दिया। तब इन्होंने क्या किया, नाम बदल करके मुंशी दयाराम निगम ने ये नाम दिया था, इन्हें सुझाव दिया था कि तुम अपना नाम बदलो और अब हिंदी में लिखना शुरू करो। और इन्होंने हिंदी में लिखने के लिए उस समय क्या नाम मिला था इनको? प्रेमचंद नाम मिला था। ठीक है, पहले नवाब राय नाम से लिखते थे, लेकिन ये जरूर याद रखना इनका जो मूल नाम था वो था धनपत राय। ठीक है, और रंगभूमि उपन्यास चौगाने हस्ती का जो हिंदी रूपांतरण, फिर इन्होंने पहले जो उपन्यास लिखे थे इन्हें बाद में क्या किया था, हिंदी में रूपांतरित कर दिया था। तो रूपांतरण से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो उर्दू उपन्यास इधर दे रखे हैं और हिंदी रूपांतरण इधर दे रखे हैं, इनको आपको एक बार देख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना। असरारे माविद, इसका लिखा था देवस्थान रहस्य के नाम से हिंदी रूपांतरण किया था। हम कुरमा व हम सवाब, प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह किसना गवन के नाम से लिखा था, जो कि 1931 में प्रकाशित हुआ था। जलवा ए निसार, जलवा ए निसार ये वरदान नाम से आया था। बाजारे हुस्न, सेवा सदन, गोसाए आफियत ये प्रेमाश्रय, चौगाने हस्ती रंगभूमि के नाम से प्रकाशित उन्होंने करवाया था। ठीक है, तो ये सारे मुंशी प्रेमचंद जी के याद कर लेना। तो आज हमारी ये जो क्लास है वो खत्म हुई। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, उनका मुझे आंसर जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। राज्याश्रय और व्यक्ति स्वातंत्र्य के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्य बिंब है, ये कथन किस आलोचक का है? यहीं से ही प्रश्न आपके चाहे मैचिंग के तौर पर पूछे जाएं, चाहे फिर सत्य असत्य में, चाहे हाँ नहीं में, किसी भी तरह से पूछे जाएं। ठीक है, क्वेश्चन का फॉर्म बड़ा हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन यहीं से आते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है, और पूरी क्लास जरूर देखना। आषाढ़ का एक दिन, आप जानते हैं मोहन राकेश जी का नाटक है, और इसके बारे में ये जो कथन है वो है बच्चन सिंह का। हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया था? तो ये किया था सत्यदेव दुबे ने। ठीक है, हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग करने वाले हैं सत्यदेव दुबे। राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद कब किया था? तो ये किया था 1863 ईस्वी। राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम, आप जानते हैं कालिदास का नाटक है, और इसका अनुवाद करने वाले हैं हिंदी में कौन? राजा लक्ष्मण सिंह। कौन सा नाटक है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा एक दिन में रचा गया था, केवल और केवल एक दिन में लिखा गया, और उसी दिन दशाश्वमेध घाट पर खेला भी गया था, और आज भी सबसे अधिक खेला जाने वाला नाटक है? तो ये अंधेर नगरी, जो कि 1881 में प्रकाशित हुआ था, और इसके अंदर 6 अंक हैं। इनके 2 नाटक लगते हैं, भारत दुर्दशा जो कि 1880 में आया था, उसमें भी 6 अंक हैं, दोनों को याद रखना। आगे है अंधेर नगरी नाटक के 6 अंकों को क्रम से आपको लगाना है। बाह्य प्रांत, बाजार, जंगल, राज्यसभा, अरण्य और शमशान। ठीक है, ये आपको क्रम से याद रखना है। भारत दुर्दशा नाटक में किस पत्रिका का जिक्र किया गया है? तो ये कवि वचन सुधा है, जो कि 1868 ईस्वी में निकाली गई थी, किसके द्वारा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा। भारत दुर्दशा नाटक में भारत दुर्देव चौथे अंक में किसे बेचता है? इसका जो भारत दुर्दशा का
चौथा अंक है उसमें किस किस को भेजता है, तो रोग, आलस्य, मदिरा और अंधकार। ये क्रमानुसार पूछा जाता है, ठीक है, ये क्रम से पूछा जाता है, तो यही इसका क्रम है, पहले रोग को, फिर आलस्य, फिर मदिरा और फिर अंधकार को भेजता है, ये ध्यान रखना। भारत दुर्देव, भारत दुर्दशा नाटक में भारत की दुर्दशा को सुधारने के लिए 5वें अंक में एक कमेटी का दृश्य है जिसमें 6 सहयोगी सदस्य हैं, उनके नाम आपको बताने हैं। एक बंगाली है, एक महाराष्ट्रीय है, एक कवि, एक पत्र संपादक और 2 देसी महानुभाव, ठीक है। तो कितने हो गए ये लोग, 6 हो गए। एक बंगाल से है, एक महाराष्ट्र है और एक कवि है, कवि अलग है, महाराष्ट्र अलग है, महाराष्ट्र से संबंधित है, एक पत्र संपादक और 2 देसी महानुभावों को 6 लोगों की ये कमेटी है जिसमें भारत की दुर्दशा को सुधारने के लिए काम करने की योजना बनाई गई है। चंद्रगुप्त नाटक इतिहास की किन किन प्रमुख घटनाओं पर आधारित है, तो चंद्रगुप्त नाटक आप जानते हैं 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जयशंकर प्रसाद जी का ये नाटक है और ये सिकंदर का भारत पर आक्रमण करना, नंद कुल का उन्मूलन यानी कि जड़ से समाप्त कर देना और सेल्यूकस की पराजय तथा चंद्रगुप्त का राजा बनना, ये सभी किससे संबंधित हैं, तो चंद्रगुप्त नाटक में इनका वर्णन है। आगे है सिंगरन, वर रुचि, सिकंदर, दांड्यायन, कल्याणी, कार्नेलिया, मालविका, अलका, ये सभी किस नाटक के पात्र हैं, तो ये हैं चंद्रगुप्त नाटक के पात्र। एक में ही, एक क्वेश्चन में ही आपको सारे पात्र यहाँ पर बता दिए गए हैं। इसी प्रकार आगे भी काफ़ी अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर पूरी क्लास आपको आप देखते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी है और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। युद्ध देखना चाहो तो मेरा हृदय फाड़ कर देखो मालविका, चंद्रगुप्त नाटक में कथन किसका है, तो ये चंद्रगुप्त का ही कथन है। आगे इस नाट्य रचना का आधार 2 मंतव्यों पर स्थिर किया गया है जिनके संबंध में हमें कुछ कहना है। पहला यह कि उज्जैनी पर दुख भंजक विक्रमादित्य गुप्त वंशीय स्कंदगुप्त था। उज्जैनी का दुख भंजक विक्रमादित्य गुप्त वंशीय स्कंदगुप्त था और दूसरा यह कि मातृगुप्त ही दूसरा कालिदास था। इसमें यह कहा जा रहा है, आपको शायद थोड़ा समझ में नहीं आ रहा हो, इस नाट्य रचना यानी कि जो स्कंदगुप्त है, स्कंदगुप्त रचना के बारे में, स्कंदगुप्त नाटक है आप जानते हैं 1928 में प्रकाशित हुआ था जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है और उसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें मुझे ये ऐसा लगता है कि उज्जैनी का दुख भंजक जो विक्रमादित्य था, गुप्त वंश का जो विक्रमादित्य था वही स्कंदगुप्त है, ठीक है। और दूसरा ये कि जो मातृगुप्त है, मातृगुप्त ही दूसरा कालिदास था जिसने रघुवंश आदि काव्य बनाए हैं, ठीक है। कालिदास का नाम इसमें क्या है, मातृगुप्त बताया गया है। ये किस नाटक की भूमिका में कहा गया है, तो ये स्कंदगुप्त की भूमिका में कहा गया है और ये जयशंकर प्रसाद ने ही कहा है कि विक्रमादित्य जो था वही स्कंदगुप्त है और जो कालिदास था वही कौन है, मातृगुप्त है। कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है सम्राट, यह कथन स्कंदगुप्त में किसका है, तो ये देवसेना का कथन है। कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है। ध्रुव स्वामिनी नाटक किसके द्वारा रचित है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित है, 1933 में आया था और 3 अंक इसमें रखे गए हैं, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी में कौन कौन से पात्र हैं, तो पात्र सबके आपको याद करने हैं। अगर आपको अलग से सेपरेट वीडियो चाहिए, कहानी जितनी भी गद्य विधाएं हैं सभी के पात्रों की कहानी और उपन्यास की मेन रूप से, ठीक है, तो आप मुझे जरूर बताना कमेंट में। मंदाकिनी, कोमा, चंद्रगुप्त, रामगुप्त, पुरोहित, खिंगल, मिहिर देव, ये सभी पात्र हैं जो कि ध्रुव स्वामिनी के आते हैं और पूछे जाते हैं। भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करके ही अधिकारों से वंचित नहीं किया है बल्कि तुम लोगों की दस्यु वृत्ति ने उन्हें लूटा है। ध्रुव स्वामिनी में कथन किसका है, तो ये मंदाकिनी का कथन है। अंधा युग नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है और ये किस आधार पर लिखा गया है, अंधा युग किसके द्वारा लिखा गया है और किसका ये नाटक है, तो अंधा युग 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था जो कि धर्मवीर भारती का नाटक है। महाभारत कालीन युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखा ये 5 अंकों का नाटक है, ठीक है। इसमें 5 अंक हैं, ये ध्यान रखना, बीच में अंतराल और समापन इसका अलग है लेकिन उनको हमें नहीं गिनना है। अगर अंक आपसे पूछे जाएं तो आप 5 ही बताएंगे। 5 अंकों का ये नाटक आधुनिक समय में भी युद्ध की त्रासदी का वर्ण चित्रण करता है ना, तो ये आपको याद रखना है। किस आधार क्या है इसका, तो महाभारत कालीन, लेकिन इसमें यह भी पूछा जाता है कि महाभारत काल का जो युद्ध था उसका वर्णन किया गया नहीं, इसमें युद्ध का वर्णन नहीं किया गया है बल्कि 18वें दिन का जो युद्ध हुआ था उसके बाद की जो कहानी है ना, वो इसमें दिखाई गई है। बाद में कितना भयावह लगता है और युधिष्ठिर खड़ा होकर के सोचता है, रोता है और कहता है कि ये आखिर हुआ तो हुआ क्यों,
है ना, इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ, तो परिणाम पर ये विचार करता है नाटक। अंधा युग नाटकों के अंकों का सही क्रम यहाँ पर देख लीजिए। कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, इसके बाद आता है अंतराल, पंख पहिए और पट्टियां, फिर गांधारी का साप, विजय एक क्रैमिक आत्महत्या, ये 5 इसके अंक हो गए। फिर आता है समापन, जो कि प्रभु प्रभु की मृत्यु से समापन इसका किया जाता है। आज मुझे भान हुआ मेरी व्यक्तिक सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है। अंधा युग नाटक में ये कथन किसका है, तो ये धृतराष्ट्र का विदुर से ये कथन कहते हैं। मैंने कहा था दुर्योधन से, धर्म जिधर होगा ओ मूर्ख उधर ही जय होगी, ये किसका कथन है, तो एक गांधारी का कथन है, जो कि दुर्योधन की माँ थी, है ना, जो आंखों पे पट्टी बांधे रहती थी, आपने महाभारत देखी होगी। यह नाटक 3 अंकों में विभाजित है। इसमें तत्कालीन नारी समस्याओं का चित्रण हुआ है, जिसमें नारी देह पुनर्विवाद एवं वैधव्य की समस्या पर प्रकाश डाला गया है। प्रत्येक पात्र का अपना अपना व्यक्तित्व है। इसमें भावुकता के भीतर बुद्धिवाद का पक्ष लिया गया है और सामाजिक वैषम्य की पृष्ठभूमि में नारी और पुरुष के संबंधों का चित्रण किया गया है। निम्नलिखित विषय किस नाटक के हैं, तो ये सिंदूर की होली नाटक के हैं, जो कि लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के द्वारा लिखा गया नाटक है। तो इसको अच्छे से याद कर लेना। आगे, आत्महत्या करे मूर्ख, ज्ञानी के लिए संसार में बहुत से रास्ते खुले हैं। आगरा बाजार नाटक में कथन किसका है, तो ककड़ी वाले का है, लड्डू वाले से। ठीक है, जो ककड़ी वाला है वो लड्डू वाले से कहता है कि आत्महत्या मूर्ख करते हैं। बिल्कुल, हमें कभी भी मुसीबतों से नहीं घबराना चाहिए। अगर कितने ही संकट, देखो कोई भी सुखी नहीं है। अगर आप अपने आप में संतुष्ट हैं, आपके अंदर इतना धैर्य है किसी चीज़ को पाने के लिए, आपके अंदर लगन के साथ साथ में धैर्य भी बनाए रखना पड़ता है, तो बहुत सारे रास्ते हमारे लिए खुल जाते हैं। और हमारे देश में आजकल मतलब ऐसा होता है कि किसी को नौकरी नहीं मिली तो उसने आत्महत्या कर ली, पेपर में पास नहीं हुआ तो आत्महत्या कर ली, ये चीज़ गलत है ना। मैं भी इसका बहुत जोर शोर से भाई विरोध करती हूँ, ध्यान रखना। आगरा बाजार नाटक किसके द्वारा और कब लिखा गया, बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। अगर एक रास्ता आपके लिए बंद हो गया ना, तो बहुत सारे रास्ते आपको और मिल जाएंगे। केवल और केवल आपको धैर्य बनाए रखने की जरूरत होती है। आगरा बाजार नाटक किसके द्वारा और कब लिखा गया, तो ये हबीब तनवीर ने लिखा था, 1954 ईस्वी में आया था। और ये जो नाटक है ये व्यंग्य शैली में लिखा गया है। ये क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताइएगा। बकरी नाटक में 3 डाकू नुमा खूंखार व्यक्ति कौन कौन है, तो बकरी नाटक जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा लिखा गया है, 1974 में ये प्रकाशित हुआ था, ये भी ध्यान रखना। इसमें दुर्जन सिंह, करमवीर और सत्यवीर ये खूंखार व्यक्ति इसमें आते हैं। 5 देव समर 5 दल, लगी ढोंग की रेस, जिनके कारण हो गया देश आज परदेश, ये पंक्तियां किस नाटक से ली गई हैं, तो ये बकरी नाटक से ही ली गई हैं। ठीक है, पंक्तियों को याद रखना अच्छे से। भारतीय राजनीति में नैतिक मूल्यों के पतन तथा गांधीवादी मूल्यों के ह्रास का व्यंग्यात्मक चित्रण किस नाटक में मिलता है, तो ये बकरी में मिलता है, जो कि 1974 में आया था। आगे, एक और द्रोणाचार्य नाटक किस पर आधारित है, तो ये नाटक जो एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष का नाटक है। सबसे पहले तो ये याद रखना, सबसे पहले शंकर शेष ने लिखा है एक और द्रोणाचार्य। यह नाटक पौराणिक कथा महाभारत के माध्यम से आज की शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार को रेखांकित करता हुआ प्राचीन परंपरा से जोड़ता है। ठीक है, इसमें 2 कथाएं एक साथ चलती हैं। एक महाभारत के माध्यम से, यानी कि द्रोणाचार्य ने जिस तरह से भेदभाव किया था, वो निम्न जातियों के बच्चों को शिक्षा नहीं देते थे, है ना, उनका ये रूल था। और उसी प्रकार से आजकल की जो भ्रष्टाचार वाली जो शिक्षा चल रही है ना, उस पर क्या किया गया है, व्यंग्य किया गया है। अरविंद, लीला, यदु, राजकुमार, विमलेंदु, चंदू, अनुराधा, सुदीप आदि किस नाटक के पात्र हैं, ये सारे पात्र याद रखना। ये एक और द्रोणाचार्य की, जो कि 1977 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अरविंद से कौन कहता है कि तुम आधुनिक युग के द्रोणाचार्य हो, जो व्यवस्था के दबाव के कारण कभी प्रलोभन कभी आतंक से अपने सिद्धांतों से समझौता करते हो, तुम हो एक और द्रोणाचार्य। तो ये विमलेंदु कहता है। ठीक है, अरविंद से कहता है, ये ध्यान रखना। अरविंद इसमें कौन है, एक टीचर है, और टीचर से कौन कहता है, ये कहता है विमलेंदु, ये याद रखिएगा। मैं अब ऐसी पीढ़ी तैयार करूंगा जो केवल युद्ध की भाषा बोलेगी, ये किसका कथन है, तो ये द्रोणाचार्य का, कृपि से ही ये कथन कहते हैं। ठीक है, द्रोणाचार्य ध्यान रखना। आगे, जो व्यवस्था, और ये भी ध्यान रखना कि कृपि कौन है, द्रोणाचार्य की पत्नी, और अपनी पत्नी से बात कहते हैं। जो व्यवस्था तोड़ी नहीं जा सकती उसमें विश्वास करके ही जिया जा सकता है, ये कथन किसका है, तो द्रोणाचार्य का अर्जुन से ये कथन है। माँ, तुमने मुझे बचपन से विरोध करना क्यों नहीं सिखाया, अन्याय और अत्याचार को देखते ही अन्याय की गर्दन तोड़ देने की शिक्षा क्यों नहीं दी, ये किसका कथन है, तो अश्वत्थामा का, कृपि से। अश्वत्थामा कौन है, कृपि और द्रोणाचार्य का बेटा है।
और ये किससे कहता है, अपनी माँ से कहता है कि तुमने मुझे अन्याय का विरोध करना क्यों नहीं सिखाया। ठीक है, तो इस चीज़ से आपको यही शिक्षा मिलती है कि आपको भी अपने बच्चों को या फिर अपने बहन भाई जो भी कभी आगे भी भविष्य में इस तरह की शिक्षा देनी चाहिए, चाहे उनको उस समय पर बुरी लग रही हो, लेकिन शिक्षा ऐसी दें कि आगे जा कर के उनका भविष्य जो है ब्राइट बने। उपेंद्र नाथ अश्क का अंजो दीदी नाटक किस प्रकार का नाटक है? तो 1955 ईस्वी में प्रकाशित ये नाटक उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक है अंजू दीदी, जो कि 1955 में प्रकाशित हुआ था। और इसमें ये प्रकाशित ये नाटक उच्च मध्य वर्ग के खोखले संस्कारों का प्रतिनिधित्व करता है। उच्च मध्य वर्ग, ठीक है, ये ध्यान रखना। इस नाटक की प्रमुख पात्र है अंजू दीदी, एक बेहद यांत्रिक महिला है। यांत्रिक का मतलब ये नहीं है कि वो रोबोट है, लेकिन यांत्रिक का मतलब ये है कि वो बिल्कुल एक मशीन की तरह काम करती है। बिल्कुल जैसे वो कहती है कि मैं हमारा जीवन एक घड़ी की तरह है और हमें घड़ी पर में चलने वाली सुइयों की तरह हमें काम करते रहना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं या फिर मेरा जो पूरा परिवार है वो घड़ी की सुइयों पर काम करे। तो ये अंजू दीदी का कथन भी है। इस नाटक में जीवन के एकाकीपन और उससे उपजी विसंगतियों का चित्रण किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आज़ादी के बाद भारतीय राजनीति तथा अपराध के गठजोड़ का जो चेहरा आम जन के सामने आया, उसका स्पष्ट व यथार्थवादी चित्रण किस नाटक में किया गया है? तो ये महाभोज में किया गया है, जो कि मन्नू भंडारी जी का नाटक है। आगे महाभोज की प्रथम प्रस्तुति कब हुई थी? तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंग मंडल के द्वारा 1982 ईस्वी में। ठीक है, ये याद रखिएगा। मोहन राकेश को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से कब नवाजा गया था? तो ये 1959 ईस्वी में इनको ये पुरस्कार मिला था, ये ध्यान रखिएगा। आधे अधूरे नाटक सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो ये धर्म युग पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, साप्ताहिक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ये भी ध्यान रखना, धर्म युग जो पत्रिका थी वो साप्ताहिक निकलती थी। आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक के रूप में वेश क्या रहता है? तो पतलून और कमीज पहनता है। ठीक है, पुरुष एक के वेश में जब आता है, एक ही इंसान है जिसने चारों का रोल किया है इस नाटक में। ठीक है, 4 पुरुषों का रोल किया है। और उसमें जब पहले के वेश में आता है तो पतलून और कमीज पहन करके आता है, हर बार वो अलग अलग वेश धारण करता है। आधे अधूरे नाटक में पुरुष 4 के रूप में कौन आता है? तो जुनेजा का नाम है। पतलून के साथ पुरानी काट का लंबा कोट है उसके पास। ठीक है, पतलून के साथ पुरानी काट का लंबा कोट पहन करके आ जाता है। युद्ध तो करना ही पड़ता है, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ये किस नाटक से ली गई पंक्तियां हैं? तो ये स्कंदगुप्त से नाटक से ली गई पंक्तियां हैं, जो कि 1928 में प्रकाशित हुआ था। सिंदूर की होली के किस पात्र ने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा, ना कि उसे अपनी स्त्री बनाने के लिए? तो ये मनोज शंकर ने पकड़ा था। आगे कौन सा नाटक है जो समानांतर कथा प्रसंगों को लेकर लिखा गया है? तो यह एक और द्रोणाचार्य है। अंधायुग नाटक में युयुत्सु की चिंता क्या है? तो मानव भविष्य की रक्षा करना। भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? भारत को जगाता है। ठीक है, भारत को जगाने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन भारत नहीं जगता है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो इनके नाटक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये क्रम से रख दिए हैं। सज्जन 1910, कल्याणी परिणय 1912, करुणालय 1912। ठीक है, दोनों 1912 हैं। प्रायश्चित 1913, राजश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मे जय का नागयज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक घूंट 1930, जो कि इनकी प्रथम एकांकी भी मानी जाती है। ठीक है, एक घूंट, चंद्रगुप्त 1931 और ध्रुव स्वामिनी 1933। तो ये जयशंकर प्रसाद के नाटकों का क्रम है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको, ये मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताना। और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर देना प्लीज़, और हाइप और कर देना, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। राही आप जानते हैं, जो राही कहानी है ये हमारे सिलेबस में है, और ये किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो सारी कहानियाँ या फिर सारी गद्य विधाएं और उनके रचनाकार, और वो किस संग्रह में संकलित है, ये आपको याद होना चाहिए प्रकाशन वर्ष के साथ में। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा सीधे साधे चित्र। राही किस प्रकार की लड़की है? बिल्कुल सीधी सादी लड़की है। ठीक है, ट्रिक से याद कर लीजिए। महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी उठाई नहीं जाती, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं, उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में किस पात्र का कथन है? तो यह है बुजुर्ग विधवा का। एक टोकरी भर मिट्टी आप जानते हैं माधवराव सप्रे जी की कहानी है। माधवराव सप्रे की कहानी है, जो कि 1901 में प्रकाशित हुई थी छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में। ठीक है, और उसमें एक विधवा पात्र है और उसकी 5 साल की पोती है, जो कि खाना नहीं खाती है, और जब वो मिट्टी लेने के लिए
एक टोकरी मिट्टी लेने के लिए अपनी झोंपड़ी में जाती है, तो जो जमींदार है वहाँ पर, उससे वो मिट्टी उठाई नहीं जाती। तब ये जो कथन है उस बुजुर्ग विधवा ने कहा है। आगे है रंगभेद एवं पक्षपात का चित्रण, सरकारी मिशन और कमीशन की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह, कोलकाता विश्वविद्यालय के विद्वानों पर व्यंग्य, अंग्रेजी सरकार के न्याय व्यवस्था पर व्यंग्य आदि किस कहानी के विषय हैं? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा चंद्रदेव से मेरी बातें। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका में। और ये आप मेरे को बताइए कमेंट करके कि ये किसके द्वारा लिखी गई कहानी है। धुलाई वाली कहानी का प्रकाशन कब और किस पत्रिका में हुआ था? धुलाई वाली कहानी भी बंग महिला के द्वारा लिखी गई है और ये 1907 ईस्वी में आई थी, जो कि सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है, हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाएं तो भी इन्हें दया नहीं आवे। ये पंक्तियां किस कहानी की हैं? तो ये हैं धुलाई वाली कहानी की, जो कि 1907 में प्रकाशित हुई थी। आगे है प्रेमचंद की कहानी ईदगाह, जो कि 1933 में आई थी। इसमें किस पात्र ने क्या खरीदा है? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको यहाँ पर, किसने क्या खरीदा है। यहाँ से एक प्रश्न आपका 100% पूछा ही जाता है, या फिर आपको ये मैचिंग में भी पूछ लिया जाता है। हामिद ने चिमटा खरीदा था। हामिद इसका मुख्य पात्र है, 5-6 साल का बच्चा है जिसके ऊपर ये पूरी कहानी रची गई है। हामिद चिमटा खरीदता है, लोहे का चिमटा। मोहसिन भिश्ती खरीदता है, मोहम्मद सिपाही, नूरे वकील, सम्मी धोबिन और खंजरी खरीदती है। ठीक है, जो सम्मी है ये धोबिन और खंजरी को खरीद करके लाती है। तो जिस तरह से मैंने लिखा है वैसे आप याद कर लेना, हामिद चिमटा, मोहसिन भिश्ती, मोहम्मद सिपाही, नूरे वकील, सम्मी धोबिन और खंजरी। आगे, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी में बुजुर्ग दिलफिकार को कहाँ बेचता है? तो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न जो कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की, इसमें बुजुर्ग दिलफिकार को बेचता है पूरब की ओर हिंदुस्तान। वो कहता है कि यहाँ सबसे पूरब में एक देश है जिसका नाम है हिंदुस्तान, वहाँ पर तुम्हें तुम्हारा दुनिया का सबसे अनमोल रत्न मिल जाएगा। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न किस पत्रिका में और कब प्रकाशित हुआ था? तो ये 1908 में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। किरण, नरेंद्र, किन्नरी, मोहन और योगीश्वर, ये किस कहानी के पात्र हैं? तो ये कानों में कंगना। कानों में कंगना जो कहानी है 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, वो भी इंदू नामक पत्रिका में। आगे हमारा कानों में कंगना किस प्रकार की कहानी है? तो कानों में कंगना आत्मकथात्मक कहानी है, जो इंदू पत्रिका में 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये ध्यान रखना, ठीक है। इंदू पत्रिका में आई थी कहानी कानों में कंगना। कानों में कंगना पहनना किसको पसंद है? इंदू को बहुत ज़्यादा पसंद है। त्याग एवं वीरता, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि, देश प्रेम और वचनबद्धता, पूर्व दीप्ति शैली, सैन्य जीवन एवं युद्ध की विभीषिका का चित्रण किस कहानी में किया गया है? तो ये किया गया उसने कहा था, जो कहानी किसकी है? गुलेरी जी के द्वारा लिखी गई है। गुलेरी जी की कहानी और 1915 ईस्वी में सरस्वती में ही प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इतना तो आपको याद कर ही लेना है, हमेशा रटा होना चाहिए। बेकारिन, बिसाती, अपराधी, रूप की छाया, स्वर्ग के खंडर में, ममता, आकाशदीप, जयशंकर प्रसाद की कहानियां किस कहानी संग्रह में संकलित हैं? तो ये आकाशदीप में संकलित हैं, जो कि 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। आगे, मुझे स्मरण है जब मैं छोटी थी, मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे। मेरी माता मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में भागीरथी के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी। और ये पंक्तियां आकाशदीप कहानी में किसकी हैं? तो ये चंपा की क्या है? पंक्तियां हैं। चंपा, आकाशदीप कहानी में चंपा और बुद्धगुप्त नाम का जो पात्र है ये नायक है। ठीक है, बुद्धगुप्त। आगे, कुंभ में छोटी बहू, भाई बहन दलिया, हृदय परीक्षा, ये सभी कहानियां किसकी हैं? तो ये राजेंद्र बाला घोष, जिनको बंग महिला के नाम से जाना जाता है। चंपा अपने पिता की मृत्यु का कारण किसे मानती है? तो ये मानती है बुद्धगुप्त को। ठीक है, बुद्धगुप्त से ये प्रेम भी करती है और इसी से घृणा भी करती है। अपना अपना भाग्य कहानी के लेखक कौन है? तो ये जैनेन्द्र कुमार। नैनीताल और होटल डी पब स्थान का वर्णन किस कहानी में किया गया है? तो ये किया गया है अपना अपना भाग्य में। आगे, तीसरी कसम कहानी में हीरामन ने कौन से 3 काम ना करने की कसम खाई थी? तो हीरामन और हीराबाई इसमें नायक नायिका हैं तीसरी कसम कहानी में, जो कि फणीश्वरनाथ रेणु जी की है। और उसने कसम खाई थी कि चोरी का सामान कभी भी गाड़ी में नहीं ला देगा। वो बैलगाड़ी चलाने का काम करता था और उसने कसम खा रखी थी कि वह अपनी गाड़ी में कभी भी चोरी का सामान नहीं ला देगा और बांस की लदनी नहीं करेगा। ठीक है, बांस की लदनी, बांस आप जानते हो लकड़ी जो होती है, बांस की लकड़ी। ठीक है, बांसों को नहीं ला देगा, क्योंकि बांस का वो कहता है कि ना तो उसका अगुआ का पता होता है ना पिछुआ का, इतना लंबा होता है
है ना। और कंपनी की औरतों को गाड़ी में नहीं बैठाएगा, कंपनी की औरतों को गाड़ी में नहीं बिठाएगा। ये तीनों कसम उसने खा रखी थी, लेकिन ये तीसरी कसम वो तोड़ देता है और हीराबाई को गाड़ी में बैठा लेता है। कहानी एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है। कहानी एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है। किसका कथन है? तो यह है जैनेन्द्र कुमार का, कहानी को लेकर के। मारे गए गुलफाम कहानी किस कहानी संग्रह में और कब प्रकाशित हुई थी? ठुमरी कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई थी 1959 ईस्वी में। ये भी किसके द्वारा लिखी गई है? मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। ये तीसरी कसम का ही नाम है, जो कि फणीश्वरनाथ रेणु जी की कहानी है। हीराबाई किस नौटंकी कंपनी में काम करती थी? तो हीराबाई ये मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में काम करती थी। ये इसकी कंपनी का नाम है, जो कि पूछा जाता है। कुरमा टोली, बबुआन टोली, कोयरी टोली, मलदहिया टोली, ये किस कहानी में उल्लेखित हैं? तो ये लाल पान की बेगम में उल्लेखित हैं। लाल पान की बेगम। आगे कहानी में लाल पान की बेगम किसे कहा जाता है? तो बिरजू की माँ को कहा जाता है। लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू, यानी कि जिसका नाम है ब्रजमोहन, ब्रजमोहन आपको इसी तरह से याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसका एक बार क्वेश्चन आया था कि ब्रजमोहन का असली नाम क्या है? तो ये वाला नाम इसका असली है ब्रजमोहन, ठीक है। ब्रज ऐसे ही लिखना है, ब्रज आप जानते हो ऐसे भी लिखा जाता है, ब्रज ऐसे भी लिखा जाता है, लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना है, गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका सही जाएगा, ये ध्यान रखना। ये 7 जो बिरजू है ये 7 वर्ष का बच्चा है, ये ध्यान रखना। गैंग्रीन या फिर रोज कहानी को अज्ञे ने किस स्थान पर और कब लिखा था? जो गैंग्रीन कहानी है ये अज्ञे के द्वारा लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? तो डलहौजी जेल में मई 1931 ईस्वी में, ठीक है। डलहौजी जेल का नाम आपको याद रखना है, 1931 में लिखा था। गैंग्रीन कहानी किस शैली में लिखी गई है? तो ये मैं शैली में लिखी संवादात्मक कहानी है। जो गैंग्रीन कहानी है ये मैं शैली में लिखी गई संवादात्मक कहानी है, ध्यान रखना इसका। आगे सूखे की स्थिति का जिक्र, सूखे की स्थिति का जिक्र, फ्लैशबैक की तकनीक का प्रयोग, पहाड़ का परिवेश, मीहल व दाड़िम के पेड़ों का उल्लेख किस कहानी की विशेषता है? तो ये है कोसी का गठवार। सूखे की स्थिति का जिक्र, फ्लैशबैक की तकनीक का प्रयोग, ठीक है। फ्लैशबैक पद्धति पर 2 कहानियां लिखी गई हैं, कोसी का गठवार और उसने कहा था, दोनों को याद रखना। आगे है आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब, जनाब यहाँ पर आएगा जनाब, ठीक है। तुम्हारा यह वकील सिपाही और भिस्ती लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो रुस्तम हिंदी कर सकता है। ये किस कहानी का कथन है? तो ईदगाह कहानी का कथन है। और ये जो कथन है वो कहा किसने है? तो ये हामिद ने कहा है, ठीक है, जो कि चिमटा खरीदता है उसने ये कथन कहा है। चीप की दावत कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है और ये किसके द्वारा रचित है? तो चीप की दावत जो कहानी है ये पहला पार्ट में संकलित है, 1957 में आया था और भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है। आगे चीप की दावत कहानी में माँ ने अपने बेटे से कहाँ भेजने के लिए कहा था? तो हरिद्वार भेजने के लिए कहती है माँ, परेशान होकर के कहती है मजबूरी में, ठीक है। शहर में आग लगी थी, बात डिब्बे भर के मुसाफिरों को पता चल गई और वे लपक लपक कर खिड़कियों में से आग का दृश्य देखने लगे। ये पंक्तियां किस कहानी से ली गई हैं? तो अमृतसर आ गया कहानी से ली गई हैं, जो कि 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। और ये कहानी किसकी है यह आप मुझे बता दीजिए। आगे है पटरियां, नया मकान, मौका परस्त, अभी तो मैं जवान हूँ, इंद्रजाल, भगोड़ा, अमृतसर आ गया, ये सारी कहानियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये भीष्म साहनी के द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है। आगे है सिक्का बदल गया कहानी किस पत्रिका में और कब प्रकाशित हुई थी? सिक्का बदल गया कहानी किस पत्रिका में और कब प्रकाशित हुई थी? तो यह सर्वप्रथम जुलाई 1948 में प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बाद में बादलों के घेरे में इसको संग्रहित किया गया था 1980 ईस्वी में। आगे हैं शेरा, सानी, जौलदार, नवाब बीवी, फिरोज, इस्माइल, हसीना आदि पात्र किस कहानी में है? तो ये है सिक्का बदल गया, जो कि कृष्णा सोवती जी की कहानी है, ठीक है। पात्रों के नाम आपको सभी के याद रखने हैं। आगे सानी कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली असीस कभी झूठ नहीं हो सकती, और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। सानी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रूंधे रूंधे गले से कहा, रब तुहानू सलामत रखे बच्चा, खुशियां बख्शे। ये पंक्तियां किसने कही थी? तो इस्माइल ने कही थी सिक्का बदल गया कहानी में। ये कहने वाला देखो यहाँ पर 2 हैं। यहाँ पर सानी का कथन है, ये नीचे वाला जो कहानी है ना, ये जो कथन है ना, रूंधे रूंधे गले से कहा रब तुहानू सलामत रखे बच्चा, ये तो कथन है सहानी का, ठीक है। ये किसका है? सानी का है। लेकिन ऊपर वाली जो लाइन है, सहानी कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली असीस कभी झूठी नहीं हो सकती, ये इस्माइल का कथन है, ठीक है। ये इस्माइल का कथन है, थोड़ा सा आपको अच्छे से देख लेना है, याद कर लेना है।
माता दीन, कोतवाल, बलभद्र, राम सजीवन आदि पात्र किस कहानी से लिए गए हैं? तो ये इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, ठीक है, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर इस कहानी से लिए गए हैं। आगे, निर्दोष को दोषी करार देने पर व्यंग्य, भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था पर व्यंग्य, भारतीय पुलिस व्यवस्था की कार्यशैली पर व्यंग्य, चांद के काल्पनिक चित्रण द्वारा भारतीय पुलिस एवं व्यवस्था पर व्यंग्य किस कहानी की विशेषताएं हैं? तो ये इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। आगे, पिता कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो पिता जो कहानी है ज्ञान रंजन के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, पिता कहानी ज्ञान रंजन के द्वारा लिखी गई है और ये फैंस के इधर उधर 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ठीक है, फैंस के इधर उधर ये कहानी संग्रह है ज्ञान रंजन जी का, उसमें ही प्रकाशित हुई है, ठीक है। पिता के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं क्या? फैंस, ठीक है। राजा निर्वंशिया कहानी में आए पात्रों का विवरण देखिए। जगपति, चंदा, बचन सिंह, राजा निर्वंशिया, रानी जमुना सुनार, माँ और चाचा, ठीक है। राजा निर्वंशिया जो कि कमलेश्वर जी की कहानी है। मरने से पहले मैं एक दफ़ा वर्मा जरूर जाऊंगा और तब एक चांद के लिए उनकी आंखों में गीली सी एक क्षण के लिए, ठीक है, ये है एक क्षण के लिए उनके आंखों में गीली सी नमी छा जाती। परिंदे कहानी में किसका कथन है? तो ये डॉक्टर मुखर्जी का कथन है, ठीक है। डॉक्टर मुखर्जी जो थे बर्मा के ही रहने वाले थे और बर्मा से ही भारत में आए थे, लेकिन रास्ते में आते आते ट्रेन में इनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब तक ये बुजुर्ग रहते हैं, ये एक कॉलेज में एक डॉक्टर के रूप में काम करते हैं और ये कहीं ना कहीं अपने जो देश है, अपने वतन है, उसको मिस करते हैं और बोलते हैं कि मैं एक बार जरूर जाऊंगा मरने से पहले। लतिका, मिस्टर हुवर्ट, करीमुद्दीन, मिस वुड, मेजर ग्रीस नेगी, डॉक्टर मुखर्जी, सुधा, जूली किस कहानी के पात्र हैं? तो ये है परिंदे और निर्मल वर्मा, ठीक है। लतिका, मिस्टर हुवर्ट, करीमुद्दीन, मिस वुड, मेजर ग्रीस नेगी, डॉक्टर मुखर्जी, सुधा और जूली, ये सभी के सभी परिंदे कहानी के पात्र हैं। तो ये आपको वन लाइनर क्लास कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। प्लीज़ कमेंट करके आप बताया करो कि आपको क्लास कैसी लगती है। ओके, धन्यवाद, लाइक सब्सक्राइब कर लेना। शासन को उजागर करना है ना, और भारतीय जनता का दमन और उसके द्वारा प्रतिरोध नहीं है बल्कि प्रतिशोध, ठीक है, प्रतिशोध लेना यानी कि बदला लेना, ठीक है। आत्माराम की टेंटे निबंध में आत्माराम के प्रतीक कौन है? तो ये है बाल मुकुंद गुप्त, ठीक है। आत्माराम जो इसमें दिया गया है ना, आत्माराम की टेंटे यानी कि आत्माराम की फिस 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 हो जाना, टाई टाई फिस हो जाना, ठीक है, वो इस तरीके से लिखा गया है। और ये लिखने वाले कौन है? तो गोविंद नारायण मिश्र, ठीक है, गोविंद नारायण मिश्र के द्वारा ये जो रचना है वो लिखी गई है, ये भी ध्यान रखना है, लेख लिखा गया है एक तरीके से। किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं। एक सेकंड, दुख होने पर उसे क्या करना चाहते हैं? मिटाना चाहते हैं, स्वभाव है। यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कछुआ धर्म, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निबंध है, कछुआ धर्म। नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य किसे माना है? नामवर सिंह का ग्रंथ है संस्कृति और सौंदर्य। संस्कृति और सौंदर्य जो इन्होंने निबंध लिखा है उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य क्या माना है? तो आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट इसका मुख्य उद्देश्य है। देश प्रेम है क्या? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलम्बन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी, नाले, वन सहित सारी भूमि। यह कथन किसका है? तो यह है रामचंद्र शुक्ल जी का। देश प्रेम है क्या? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलम्बन क्या है? ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। आगे, आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार्यत्व की चाह रीतिकाल से भी कुछ बड़ी चढ़ी है। ये किसका कथन है? तो ये बाबू गुलाब राय जी का। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित दिल्ली दरबार दर्पण निबंध किस शैली में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है समाचार शैली में। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा जो दिल्ली दरबार दर्पण नामक निबंध लिखा गया है ये समाचार शैली में है, ये आपको याद रखना है। कीर्ति के द्वार सबके लिए नहीं खुले हैं, परंतु भलाई करने का अवसर सब किसी को जो उसकी खोज रखता हो मिल सकता है। कीर्ति के द्वार यानी कि हर किसी की प्रसिद्धि नहीं हो सकती है ना, हर कोई फेमस नहीं हो जाता। कुछ लोग, कुछ क्या बल्कि 90% लोग ऐसे होते हैं, जन्म लेते हैं और इस पृथ्वी पर अपने ही घर की चार दीवारों में मर जाते हैं, है ना, उनको प्रसिद्धि नहीं मिल सकती। लेकिन कुछ लोग इतने प्रसिद्ध हो जाते हैं कि पूरी दुनिया उनको जान लेती है। लेकिन भलाई करने का अवसर तो हर किसी को मिल सकता है अगर कोई खोजना चाहे तो। ये किसने कहा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है।
भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा यहाँ पर भाषण दिया गया था। कहाँ भाषण दिया गया था? भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, इस शीर्षक से इन्होंने ये भाषण दिया था और बाद में इसको निबंध के रूप में प्रकाशित कर दिया गया। बलिया में दादरी के मेले के समय आर्य देशो उपकारणी सभा में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। मैंने वन लाइनर फॉर्मेन को कन्वर्ट कर दिया है, यही एमसीक्यू में बार बार पूछे जाते रहे हैं वन लाइनर। ठीक है, मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है, पाषाण यानी कि पत्थर की होती है, जिसका प्रयोजन यह है कि उनसे हमारा दृढ़ संबंध है। दृढ़ वस्तुओं की उपमा पाषाण से दी जाती है। हमारे विश्वास की नींव पत्थर पर है, हमारा धर्म पत्थर का है। यह कथन किस निबंधकार का है? तो यह प्रताप नारायण मिश्र का ये कथन है। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र का है। इन्होंने शिव मूर्ति नामक एक रचना लिखी है। ठीक है, शिव मूर्ति निबंध में मूर्तियों के कितने रंग बताए गए हैं? तो 3 रंग बताए गए हैं, है ना। ये भी क्वेश्चन एमसीक्यू में आपसे पूछा जाता है कि कौन सा रंग होता है, कौन सा रंग है जो मूर्तियों का नहीं है। इस निबंध में शिव मूर्ति में मूर्तियों का कौन सा रंग नहीं है? तो इसमें श्वेत है, ये ध्यान रखना, जिसका अर्थ होता है परमात्मा शुद्ध और स्वच्छ है। लाल रंग है, लाल रंग होता है मूर्तियों का जो कि रजोगुण का वर्ण है। और तीसरा रंग होता है काला, जो सबसे पक्का रंग है, जिस पर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता। ठीक है, काले पर कोई भी दूसरा रंग नहीं चढ़ता। तो ये 3 रंग बताए गए हैं। बाल मुकुंद गुप्त का निबंध शिव शंभू के चिट्ठी किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो ये भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, और वो भी 1903 से लेकर के 1905 ईस्वी तक, ये ध्यान रखना। ठीक है, कविता क्या है? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित यह निबंध कब और किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? कविता क्या है? ये निबंध है। सबसे पहले तो इसकी विधा याद रखना, शुक्ल जी ने ये लिखा है, और सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में 1909 में प्रकाशित हुआ था। बाद में 1943 में चिंतामणि भाग फर्स्ट में इसको संकलित कर दिया गया था। काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता। काव्य में केवल अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। यह बिंब ग्रहण निर्दिष्ट, गोचर और मूर्त विषय का ही हो सकता है। निबंध के बारे में कथन किसका है? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ठीक है, निबंध के बारे में जो परिभाषा है वो किसकी है? तो रामचंद्र शुक्ल जी की है। मनोरंजन, सौंदर्य, अलंकार, मार्मिक तथ्य, मनुष्यता की उच्च भूमि, सभ्यता के आवरण और कविता, कविता पर अत्याचार आदि प्रकरण किस निबंध में उठाए गए हैं? तो ये कविता क्या है, इस निबंध में ये सारी जो प्रकरण है वो उठाए गए हैं। ध्यान रखना। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये किस प्रकार का निबंध है और किस संग्रह में संकलित किया गया है? तो ये एक ललित निबंध है। ठीक है, ये ध्यान रखना। हजारी जी, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया निबंध है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसे कल्पलता 1951 ईस्वी संग्रह में संकलित किया गया है। और इसमें 20 निबंध टोटल हैं जो कि संकलित किए गए हैं। सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है, ये किसका कथन है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम है। आगे है, ये कथन है इनका। ठीक है, मजदूरी और प्रेम निबंध में कितने शीर्षक रखे गए हैं? तो यहाँ पर आपको क्रम से दिए हुए हैं ये शीर्षक, इनको एक बार याद कर लेना। 8 शीर्षक हैं। ठीक है, 8 शीर्षक है इसके अंदर। हल चलाने वाले का जीवन सबसे पहला, क्रम से इनको याद रखना है। गडरिये का जीवन, मजदूर की मजदूरी, प्रेम मजदूरी, मजदूरी और कला, मजदूरी और फकीरी, समाज का पालन करने वाली, दूध की धारा और पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श। ठीक है, ये हमारा 8वां नंबर का शीर्षक है। माता बिन आदर कौन करे, बरखा बिन सागर कौन भरे, राम बिना दुख कौन हरे, निम्न पंक्तियां किस निबंध से ली गई हैं? ये उठ जाग मुसाफिर से ली गई हैं, जो कि 2012 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उठ जाग मुसाफिर। आगे, ललित निबंध एक ठहरी हुई विधा है और इसमें ज़्यादा कुछ लिखने करने की संभावना नहीं है, मगर यह ललित निबंधकार ठहरा हुआ नहीं है। यह कथन किस निबंध की भूमिका से लिया गया है? तो ये विवेकी राय का जो निबंध है 2012 में प्रकाशित हुआ था, उठ जाग मुसाफिर। ठीक है, उठ जाग मुसाफिर 2012 में आया था, विवेकी राय का निबंध है, और इसी से ये भूमिका से ये जो कथन है वो लिया गया है। ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है और आपके लिए हेल्पफुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। लाइव क्लास होती है हमारी 12 बजे, वो MCQ बेस्ड है, PYQ बेस्ड क्लास होती है, तो उससे भी आप जरूर जुड़िए। संस्कृति और सौंदर्य निबंध 1982 में किसके द्वारा रचित है और किस संग्रह में संकलित है? तो संस्कृति और सौंदर्य जो निबंध है नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है और दूसरी परंपरा की खोज नामक निबंध संग्रह में ही संकलित है। अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है, और इस अध्याय का आनंद लेख पढ़ने वाले हिंदी में पहले व्यक्ति हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ये किसका कथन है? तो नामवर सिंह का कथन है। ठीक है, नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य में लिखा है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, रैन यानी कि रात्रि,
जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये हैं विवेकी राय की। उत्तर फाल्गुनी के आसपास निबंध किसका है? तो ये कुबेरनाथ राय के द्वारा लिखा गया है। उत्तर फाल्गुनी के आसपास हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्राय स्वभाव से ही साधु होते हैं। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं, खेत उनकी हवनशाला है। ये पंक्तियां किस निबंध से ली गई हैं? तो ये मजदूरी और प्रेम से ली गई है, जो कि अध्यापक पूर्ण सिंह के द्वारा लिखा गया है और 1912 ईस्वी में ही प्रकाशित हुआ था। मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। मजदूरी और प्रेम निबंध में किस शीर्षक से पंक्तियां ली गई हैं? तो ये मजदूरी और कला, ठीक है, मजदूरी और कला से ली गई हैं, ध्यान रखना। आगे द्विवेदी युगीन निबंधकारों में सर्वाधिक सशक्त निबंधकार कौन माने जाते हैं? तो सबसे अधिक जो सशक्त निबंधकार है द्विवेदी युगीन में, इन्होंने केवल अपने जीवन में 6 निबंधों की रचना की थी, ठीक है, केवल और केवल 6 निबंध लिखे थे इन्होंने, और उसी से सबसे अधिक सशक्त के रूप में जाने जाते हैं सरदार पूर्ण सिंह। कुबेरनाथ राय के निबंधों में रस छलकता रहता है, ये कथन किसका है? तो ये विश्वनाथ तिवारी जी का। कुबेरनाथ राय के निबंधों में, ठीक है, किस निबंध में 95 वर्ष के बीमार अध्यापक जगदीश बाबू का जीवन और उनकी यादों का उल्लेख, जीवन और मातृभूमि पर प्रकाश डाला गया है। निराला कबीर और रविंद्रनाथ टैगोर तथा उनकी कविताओं का उल्लेख भी मिलता है। तो यह उठ जा मुसाफिर के अंदर। नेक्स्ट है बेतवा के तीर पर रेवारी रीवा रूपेला धुआं, अयोध्या उदास लगती है, बालू के डूब, राष्ट्रपति की छाया। ये सभी निबंध किस निबंधकार के हैं? तो ये विद्यानिवास मिश्र जी के द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है, ठीक है। ये सारे निबंध आप याद कर लेना, पूछे जाते हैं। शिरीष के फूल आम फिर बोरा गए, शिरीष के फूल आम फिर बोरा गए, ठाकुर जी की बटोर, समालोचक की डाक, केतु दर्शन, ब्रह्मांड का विस्तार, हम क्या करें, साहित्य का नया कदम। ये सभी निबंध किसके हैं? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखे गए हैं। बाल मुकुंद गुप्त द्वारा शिव शंभू के चिट्ठे निबंध किस वायसराय के शासनकाल में लिखे गए थे? तो उस समय जो वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड कर्जन था। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये निबंध किस पत्रिका में और कब प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था हरिश्चंद्र चंद्रिका नामक पत्रिका में 3 दिसंबर 1884 को, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमारी क्लास खत्म होती है। आपको इसी तरह से अगर वन लाइनर पढ़ना पसंद करते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताया करो, ठीक है। और पेपर फर्स्ट के लिए अगर आप थ्योरी क्लासेस और साथ में एमसीक्यू क्लासेस अगर आपने नहीं पढ़ी हैं अभी तक, दृष्टि पब्लिकेशन की पूरी बुक शॉर्ट नोट्स मैंने डाल रखे हैं, तो आप आज ही जा करके उनको एप्लीकेशन से ले सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन से आपको मिल जाएगी, ये नंबर है, इस नंबर पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, इस नंबर पर आप मुझे संपर्क कर लेना, याद रखना। और ये किस आत्मकथा का है? तो मुर्दैया। और मुर्दैया जो आत्मकथा है ये किसकी है? तो ये तुलसी राम, ठीक है, तुलसी राम लगाना, जो कि दलित साहित्यकार थे, तुलसीदास मत लगाना, ठीक है। आगे आवारा मसीहा किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है? तो आवारा मसीहा लिखा है किसने? विष्णु प्रभाकर ने। ध्यान रखना, लिखने वाले कौन है? तो विष्णु प्रभाकर है। और ये है किसके जीवन पर आधारित? तो ये है शरद चंद्र के जीवन पर आधारित, जो कि बांग्ला साहित्यकार थे। अरे यायावर रहेगा याद, ये किस विधा की रचना है? तो ये यात्रा साहित्य। और ये है किसका? तो ये अज्ञे जी का यात्रा साहित्य है। अरे यायावर रहेगा याद, यायावर का मतलब होता है जन्म जन्म तक, यानी कि पूरे जन्मांतर तक ये याद रहेगा। आगे हमारा क्वेश्चन, अन्या से अनन्या ये किसकी आत्मकथा है? अन्या से अनन्या किसकी आत्मकथा है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है मृदुला गर्ग। महात्मा गांधी की जीवनी, अकाल पुरुष गांधी के लेखक कौन है? महात्मा गांधी की जीवनी बहुत लोगों ने लिखी है, बहुत सारे लेखकों ने लिखी है, लेकिन यहाँ पर आपको पूछ रहा है अकाल पुरुष गांधी, तो ये हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार, जो कि महात्मा गांधी जी के जीवन पर आधारित है। मुक्ति बोध की आत्मकथा कृति के लेखक कौन है? मुक्ति बोध की आत्मकथा कृति किसने लिखी है? तो ये विष्णु चंद्र शर्मा, ठीक है, विष्णु प्रभाकर ने लिखी है आवारा मसीहा। और मुक्ति बोध की आत्मकथा लिखी है विष्णु चंद्र शर्मा ने। संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर ने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है, किसके रूप में? रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने क्या लिखा था आप बताना मुझे कमेंट करके, है ना। और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है, ये दोनों ही गीतकार हैं और दोनों ने ही गीतों की रचना की है। ये नवोत्थान के कवि के रूप में इन्होंने स्थापित किया है इनको, ठीक है, नवोत्थान के कवि के रूप में बताया है। मुर्दैया में नन्नू पांडे किस कला में कुशल थे? नन्नू पांडे इसमें एक पात्र का नाम है मुर्दैया में, जो कि तुलसी राम की आत्मकथा है। और इसमें नन्नू पांडे किस कला में कुशल थे? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ढोलक वादन, ठीक है, ढोलक बजाते थे कौन? नन्नू पांडे।
इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी। अगर वह कविता भावावेश पूर्ण होती तो एक बार उसकी आवेशात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती। यह उद्धरण किससे लिया गया है? इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी। अगर एक सेकंड में थोड़ा सा इसको ऊपर करती हूँ, ये देख लीजिए, आंसर तो यही है इसका। ठीक है, अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती, तो ये उद्धरण लिया गया है एक लंबी कविता का अंत। ठीक है, एक लंबी कविता का अंत से लिया गया है, ये ध्यान रखना। ये उद्धरण आपके पूछे जा चुके हैं। ठीक है, याद रखना। विष्णुकांत शास्त्री का संस्मरण है सुधिया उस चंदन के वन की। इसका शीर्षक किस कवि की कविता से प्रेरित है? विष्णुकांत शास्त्री ने क्या लिखा है? ये संस्मरण है सुधिया उस चंदन के वन की, और इसका जो शीर्षक है वो किस कवि की कविता से प्रेरित है? तो ये है गिरजा कुमार माथुर। ठीक है, गिरजा कुमार माथुर की कविता से प्रेरित है, ध्यान रखना। कला का काम जीवन को छिपाना नहीं, उसे उभारना है। कला वह जिसे पाकर जिंदगी निखर उठे, चमक उठे। ये कथन किसका है? तो यह राम वृक्ष बेनीपुरी जी का। कला का काम जीवन को छिपाना थोड़ी ना होता है। अगर हमारे अंदर कोई कला है तो उसको हमें छिपाना नहीं चाहिए, है ना। उसे क्या करना चाहिए? उभारना चाहिए, ताकि हमारी जो जिंदगी है वो क्या उठे? निखर उठे, चमक उठे हमारी कला से। और हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ स्किल जरूर होती है। आगे, माटी की मूर्तें किस प्रकार की विधा है और कब प्रकाशित किया गया था? माटी की मूर्तें, ये मूर्तें थोड़ा सा ध्यान रखना, इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, मूर्तें, ये है रेखा चित्र, ये याद रखना। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का रेखा चित्र है। 1946 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है। शुरुआती संस्करण में 11 रेखा चित्र थे इसमें, और 1953 के संस्करण में रजिया नामक जो रेखा चित्र है उसको जोड़ा गया था। इसके जोड़ने से इसकी संख्या हो गई थी 12। ठीक है, तो प्रकाशित कब किया गया था? 1946 ईस्वी में, ये याद रखना। आगे, माटी की मूर्त में संकलित सभी रेखा चित्र रामवृक्ष बेनीपुरी ने कहाँ पर लिखे थे? तो माटी की मूर्त में संकलित जो रेखा चित्र हैं 12 के 12, ये कहाँ पर लिखे थे? हजारीबाग सेंट्रल जेल में रहते हुए। ठीक है, रामवृक्ष बेनीपुरी जी जब जेल में थे, हजारीबाग सेंट्रल जेल में इन्होंने ये रेखा चित्र लिखे थे। और रेखा चित्र का मतलब है उन्हें अपने बीते हुए जीवन की घटनाओं को याद करके लिख देना, है ना। ठकुरी बाबा के विषय में, ठकुरी बाबा के विषय में थोड़ा देख लेते हैं। यह महादेवी वर्मा द्वारा रचित स्मृति की रेखाएं में संकलित है। ठीक है, ठकुरी बाबा आप जानते हैं किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है ठकुरी बाबा। ठीक है, ठकुरी बाबा की रचना है, और ये स्मृति की रेखाएं में संकलित है। इसके मुख्य पात्र हैं महादेवी, भक्तिन, ठकुरी बाबा, बेला, वृद्ध ठकुराइन, काची सउआइन और ब्राह्मण दंपति। ठीक है, ये इसके पात्र हैं, इनको याद रखना। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, इस तरह से वन लाइनर आपको लग रहा है आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ चैनल को तो आपको सब्सक्राइब कर ही लेना है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर भी करना, और बताना आपको कमेंट में क्लास कैसी लगी है। क्या आपको सभी टॉपिक वाइज जितनी भी हमारी 10 टॉपिक हैं, 10 यूनिट हैं, 10 यूनिट का आपको वन लाइनर इसी तरह से चाहिए, तो मुझे कमेंट में आपको ज़रूर बताना है। और इसके अलावा हमारी 12 बजे लाइव क्लास चलती है, टॉपिक वाइज MCQ हम वहाँ पर कर रहे हैं, तो उनसे भी आप जरूर जुड़िए, काफ़ी अच्छी क्लास रहती है। तुलसीराम द्वारा रचित मुर्दैया किस प्रकार की विधा है? तो ये आत्मकथा है, ये 2 खंडों में विभाजित है, मुर्दैया और मणिकर्णिका। ठीक है, मणिकर्णिका भी इन्हीं की आत्मकथा का भाग है, और इसको भी याद रखना। मुर्दैया के गिद्ध तथा लोक जीवन आत्मकथा का यह कौन से क्रम का भाग है? मुर्दैया के गिद्ध तथा लोक जीवन, ये मुर्दैया का जो आत्मकथा है उसके कौन से क्रम का भाग है? तो ये 4 नंबर का। ठीक है, ये 4 नंबर का है, 4th, ये याद रखिएगा। और आगे देखते हैं। जैसन कैत बाड़ा जोगी, वैसन बढ़त बाड़े रोगी, बड़ ससतिया सहबा रामा। निम्नलिखित पंक्तियां मुर्दैया आत्मकथा के किस भाग में है? तो ये मुर्दैया तथा स्कूली जीवन। ठीक है, ये इसके भागों के नाम है, इनको क्रम से आपको याद रख लेना है। मैं इनके शॉर्ट्स जो वीडियो कराती हूँ ना, उनमें सबके क्रम में करवा दूंगी आपको, आप बस देखिएगा। ठीक है, उनको शॉर्ट्स वीडियो को आप जरूर देख लिया करो। मुर्दैया तथा स्कूली जीवन से संबंधित है। आगे, प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी की पुस्तक है, प्रेमचंद घर में। इस पुस्तक की श्रद्धांजलि किसने लिखी थी? प्रेमचंद घर में, ये प्रेमचंद जी की जीवनी है, जो कि उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने लिखी थी, उनके मरने के बाद में लिखी थी, ये भी ध्यान रखना, जाने के बाद। ठीक है, और पुस्तक की श्रद्धांजलि किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी बनारसी दास चतुर्वेदी। ठीक है, प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी की पुस्तक की विधा क्या है? तो ये जीवनी है, प्रेमचंद जी की जीवनी है, जो कि 1944 में प्रकाशित हुई थी। और आप जानते हैं प्रेमचंद जी पहले ही स्वर्ग सिधार गए थे। एक कहानी यह भी, मन्नू भंडारी की रचना की विधा क्या है? तो ये क्या है? भावात्मक तथा सांसारिक जीवन की कथा यात्रा है। ठीक है,
एक कहानी यह भी है मन्नू भंडारी की, बहुत से विद्वान इसको इनकी आत्मकथा मानते हैं, लेकिन मन्नू भंडारी इस चीज़ से क्या करती हैं, मना करती हैं। वो केवल अपनी जीवन की कथा यात्रा इसमें बताती हैं। इसमें उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि एवं उनके संघर्षों के साथ साथ उनके एवं राजेंद्र यादव के आपसी संबंध भी दृष्टिगोचर होते हैं। कहा जाता है कि उनके और उनके पति के बीच के जो संबंध थे वो कहीं ना कहीं अच्छे नहीं थे, है ना, वो भी इसमें दिखाए गए हैं। और मन्नू भंडारी किसके आह्वान पर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ी थी। मन्नू भंडारी अपने इस ग्रंथ में लिखती हैं वो किसके कहने पर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ी थी, तो अपनी प्राचार्य शीला अग्रवाल, ठीक है, जो इनकी शिक्षिका थी, जो इनको पढ़ाती थी, प्रिंसिपल थी स्कूल की, उनके कहने पर कूद पड़ी थी। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा कितने भागों में विभाजित है? आवारा मसीहा के 3 भाग हैं, और 3 भाग कौन कौन से हैं, तो दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत, ठीक है, ये तीनों भाग, और ये क्रम से लिखे हुए हैं, इनको अच्छे से आपको याद रखना है। यह हिंदी के 1000 वर्षों के इतिहास में ऐसी पहली घटना है जिसमें अपने बारे में सब कुछ इतनी बेबाकी, साहस और सद्भावना से कह दिया गया है। हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है जिसके 4 भाग हैं, उसके बारे में किसका कथन है, तो यह धर्मवीर भारती का, ठीक है। धर्मवीर भारती जी कहते हैं कि हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा में जितना खुल करके सब कुछ लिखा है, सब कुछ बता दिया है, ठीक है, जिस तरह से उन्होंने वर्णन किया है उतना बेबाकी से आज तक किसी ने भी नहीं लिखा है ना। इतिहास में पहली घटना उन्होंने बताई है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, ये इनका पहला भाग था। क्या भूलूं क्या याद करूं में किस गांव का उल्लेख किया गया है, तो ये अमोड़ा बाबूपट्टी, ठीक है, उत्तर प्रदेश का इनका कोई गांव था, पुराना इनका पैतृक गांव था, है ना। दादा परदादा और दादी परदादी वगैरह के बारे में भी इसमें जिक्र किया गया है। मिट्ठू लाल, राधा, भोलानाथ, महारानी बुद्धि, तुलसी, सरस्वती, सुंदर, चंपा, श्यामा, ये सभी के सभी किसके पात्र हैं, तो क्या भूलूं क्या याद करूं इनकी आत्मकथा के पात्र हैं। आगे आप उदरी किसकी आत्मकथा है, आप उदरी किसकी आत्मकथा है, तो ये रमनिका गुप्ता की, जो कि 2015 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इनकी आत्मकथा के 2 भाग थे, एक था पहला हाथ से, ठीक है, हाथ से कब प्रकाशित हुआ था ये आप मुझे बताना, और 2015 में आया था आप हुदरी। आगे आप उदरी यहाँ पर थोड़ा सा लिखा हुआ है। आप उदरी एक दिलचस्प और दिलकश आत्मकथा है। आत्मकथा में पंजाबी भाषा का भरपूर प्रयोग किया गया है। पंजाब की रहने वाली लड़की हैं। यह एक स्त्री की आत्मकथा है, इसमें पारदर्शी भाषा का भी प्रयोग किया गया है। यह आत्मकथा इसलिए भी विशिष्ट है कि रमनिका जी ने जैसा जीवन जिया, महसूस किया, वैसा ही उन्होंने लिख दिया है। आप उदरी के बारे में ये किसका कथन है, अच्छा, ये पूरा कथन आपको बताया गया है, तो ये मैनेजर पांडे ने कहा है, ठीक है, किसने कहा है, मैनेजर पांडे जी ने कहा है आपोदरी के बारे में, ये थोड़ा याद रखना। आगे है भोला राम का जीव हरिशंकर परसाई द्वारा रचित किस प्रकार की कहानी है। भोला राम का जीव हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखी गई कहानी है, और ये किस प्रकार की कहानी है, तो एक व्यंग्य कहानी है जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर चोट करती है। आगे है जामुन का पेड़। जामुन का पेड़ किसके द्वारा रचित विधा है, तो एक कृष्ण चंद्र ने लिखा है। जामुन का पेड़ हिंदी और उर्दू के ये रचनाकार थे। जामुन का पेड़ कहानी का विषय क्या है, तो इस कहानी में सरकारी जीवन शैली और लाल फीताशाही कोई की मिश्रित भ्रष्टाचारी व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया गया है, जहां इंसानियत की जगह व्यवस्था महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे है संस्कृति के 4 अध्याय, यह किसके द्वारा रचित विधा है। संस्कृति के 4 अध्याय ये किसका है, तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी का निबंध संग्रह है, जो कि 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। दिनकर जी अपनी पुस्तक को क्या नाम देते हैं, तो साहित्य और दर्शन का महल बताते हैं, जहाँ इतिहास की हैसियत किराएदार की है। दिनकर जी की जो ये पुस्तक है, यही वाली पुस्तक की बात हो रही है, संस्कृति के 4 अध्याय। इस पुस्तक को इन्होंने क्या नाम दिया है, तो साहित्य और दर्शन का महल का है, जहाँ पर इतिहास की जो हैसियत है वो कैसी है, एक किराएदार की है। दिनकर जी के अनुसार संस्कृति के 4 अध्याय कौन कौन से हैं, तो भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव, प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह, हिंदू संस्कृति और इस्लाम, भारतीय संस्कृति और यूरोप, ठीक है, ये 4 भाग हैं इनकी संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक किसको समर्पित है, तो ये भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित है, ये ध्यान रखना। लेकिन साथ में आपको ये भी याद रखना है, तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी भूमिका लिखी थी, ठीक है। संस्कृति के 4 अध्याय जो दिनकर जी की पुस्तक है, पूछा जा सकता है प्रश्न कि इसकी भूमिका किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने, और ये किसको समर्पित है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, उस समय के राष्ट्रपति थे। दिनकर जी आर्यों का मूल स्थान कहाँ मानते हैं, तो ये मानते हैं रूस के दक्षिण में।
दिनकर जी आर्यों का मूल स्थान कहाँ मानते हैं? रूस के दक्षिण में मानते हैं। दिनकर जी उर्दू गद्य का वास्तविक आरंभ कहाँ से मानते हैं? तो फोर्ट विलियम कॉलेज से मानते हैं। दिनकर जी उर्दू गद्य का वास्तविक आरंभ कहाँ से मानते हैं? तो फोर्ट विलियम कॉलेज से मानते हैं, जिसकी स्थापना हुई थी 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली के द्वारा की गई थी। आगे है, ज्ञान का अर्थ केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों का बोध ही नहीं है, वरन समाज के उत्थानशील और ह्रासोन्मुख शक्तियों का बोध भी है। ये किसका कथन है? तो ये मुक्ति बोध का कथन है। ज्ञान का अर्थ केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों का बोध ही नहीं है, वरन समाज के उत्थानशील और ह्रासोन्मुख शक्तियों का बोध भी है। ये कहते हैं कौन? मुक्ति बोध। आगे राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत, इनके यात्रा वृत्तांत के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है जहाँ से। मेरी तिब्बत यात्रा इन्होंने लिखा है, जो हमारे सिलेबस में है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1937 ईस्वी। मेरी तिब्बत यात्रा पुस्तक की जो विषय सूची है वो इस प्रकार है, इसको देख लेते हैं। इसके 5 भाग हैं, ल्हासा से उत्तर की ओर, फिर चाड की ओर, क्या की ओर, जेनम की ओर, और नेपाल की ओर ल्हासा की ओर। ठीक है, नेपाल की ओर ल्हासा की ओर, ये इसके 5 भाग हैं। इनको आपको अच्छे से याद रखना है, और वो भी क्रम से पूछे जाते हैं। अरे यायावर रहेगा याद, आगे की यात्रा वृत्तांत में कब से कब तक का वर्णन किया गया है? अरे यायावर रहेगा याद में द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर आज़ादी तक के पूरे हिंदुस्तान का भूगोल और कालखंड इसमें वर्णित किया गया है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध आप जानते हैं 1942 के समय पर ये युद्ध हुआ था। 1942 से लेकर के कई सालों तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर के आज़ादी तक, आज़ादी कब मिली थी? 1947 में। और इस समय तक के पूरे हिंदुस्तान का भूगोल और कालखंड इसमें वर्णित है, ये याद रखना। अरे यायावर रहेगा याद पुस्तक की विषय सूची मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, और याद, और बच्चे करते नहीं हैं इन चीज़ों को, लेकिन ये जरूरी है। परशुराम से तुर्खम, ये एक टायर की राम कहानी। ठीक है, परशुराम से तुर्कम एक टायर की राम कहानी, किरणों की खोज में, देवताओं के अंचल में, मौत की घाटी में, ये क्रम से आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद है एलोरा माजुली। माजुली जो द्वीप है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कैसा है द्वीप है? नदी द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। कहाँ पर? असम के अंदर। ठीक है, असम के अंदर बना हुआ है। और माजुली द्वीप का इन्होंने वर्णन किया है, बहता पानी निर्मल और सागर सेवित मेघ मेखलित कन्याकुमारी। ठीक है, यानी कि पूरे हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक इन्होंने क्या किया है? वर्णन किया है। सूची फर्स्ट को सूची 2 से आपको क्या करना है? सम्मिलित करना है। चलिए आगे इसके कुछ एमसीक्यू हैं, लेकिन अभी हम उनको नहीं पढ़ेंगे, है ना। एमसीक्यू आपको 12 बजे की वाली क्लास में डेली पढ़ाई जा रही हैं। तो आज के जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी निबंध का। कल भी करवाए थे कुछ क्वेश्चन, आज और भी आपको करवाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, पूछे जा चुके हैं, वो क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे नए नए एग्जाम्स में, अलग अलग एग्जाम में, ये याद रखना। ठीक है, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाना, और बच्चों के साथ में शेयर कर देना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आपको पीडीएफ वगैरह इसकी लेनी है तो।